नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बी सेल इम्यूनो डिफिशिएंसी। तो बेसिकली आज हम बी सेल के द्वारा के कारण होने वाली इम्यूनो डिफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें इम्यूनो डिफिशिएंसी देखने मिलती है वो एंटीबॉडीज़ में होती है। तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा प्रकार के एंटीबॉडीज़ जो पेशेंट के अंदर नहीं बनते हैं या फिर कम बनते हैं, तो उसके कारण हमें बी सेल इम्यूनो डिफिशिएंसी देखने मिलती है। अब क्योंकि एंटीबॉडीज़ कम बनते हैं तो पेशेंट जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहता है, तो उससे बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लेकिन उसके अंदर नॉर्मल अपना वायरल और फंगल इम्यूनिटी रहती है, क्योंकि उनके अंदर जो टी सेल ब्रांच की इम्यूनिटी है वो बराबर आती है, उसमें कोई गलतियाँ या उनमें कोई डिफेक्ट नहीं रहता, तो उसके कारण वो नॉर्मल वायरल और फंगल इम्यूनिटी दिखाते हैं हमें। अब जो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं, ये जिन बैक्टीरिया से ज़्यादातर पीड़ित रहते हैं बी सेल इम्यूनो डिफिशिएंसी वाले पेशेंट्स, वो रहते हैं एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई या फिर निमोनोकोकाई। अब क्योंकि ये क्या रहता है कि हमारा जो एंटीबॉडी रहते हैं वो इन टाइप के बैक्टीरिया को ऑप्सनाइजेशन करने के लिए और उनका क्लियरेंस करने के लिए काम में आता है। ऑप्सनाइजेशन बेसिकली क्या रहता है, जब बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजेंस आते हैं, जिसके मदद से वो बैक्टीरिया हमारे कोई भी जगह पर जाके अडहर करता है, वहाँ पे स्थापित होता है, वहाँ से इन्फेक्शन देता है। तो ऑप्सनाइजेशन में वो एंटीबॉडीज इस एंटीजेंस के ऊपर जाके बाइंड कर देते हैं, और क्योंकि एंटीजन के ऊपर जाके अब ये बाइंड हो चुके हैं, एंटीजेंस के ऊपर एंटीबॉडीज जाके एंटीजेंस के ऊपर बाइंड हो चुके हैं, तो वो एंटीजेंस अब किसी और चीज़ से पकड़ नहीं सकते, किसी और चीज़ को, और अडहर नहीं कर पाएंगे हमारे किसी ऑर्गन या टिश्यू को। तो इसके कारण अब जब इसके कहते हैं ऑप्सनाइजेशन। अब जब एक बार ऑप्सनाइजेशन हो गया है, क्योंकि अब ये एंटीबॉडी है, तो सब सेल्स को पता चल जाता है कि ये जो भी चीज़ है इससे मतलब ये घातक हमारे शरीर के लिए। तो शरीर क्या करती है, माइक्रोफाजेस या किसी और सेल द्वारा उन्हें नष्ट किया, एकदम तोड़ देती है, और उसके बाद हमारे शरीर से उन्हें बाहर फेंक देती है, जो उसके बच्चों कुछ जो भी डेब्रिस रहेंगे उससे। तो उसके लिए हमें एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बी सेल इम्यूनो डिफिशिएंसी में एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनती है, तो हमारा ऑप्सनाइजेशन और क्लियरेंस बराबर नहीं हो पाता, और जिसके कारण एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आते हैं, इन सब से कि व्यक्ति ज़्यादातर पीड़ित होता है। और जो इसमें पहली बीमारी आती है बी सेल इम्यूनो डिफिशिएंसी में, वो है एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिमिया। अब जो ये है, इसको दूसरा नाम भी कहते हैं ब्रूटॉन्स हाइपोगामा ग्लोबुलिमिया। अब जो ये आता है, इसके अंदर हमें बहुत ही कम IgG एंटीबॉडीज़ देखने मिलते हैं, और बाकी सब एंटीबॉडीज़ बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं रहता, ऐसा लगता है। अब ये इसमें हमें जो बच्चे इस बीमारी से पीड़ित रहती है, उनके अंदर बेसिकली पेरिफेरल एंड जो 20 सेल्स आते हैं वो नाक के बराबर देखने मिलता है, और वो बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पीड़ित होते हैं, उन्हें बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब ये बीमारी होती क्यों है? बेसिकली ये बीमारी में जो ब्रूटोन टायरोसिन काइनेस जो एंजाइम है, जो BCR यानी बी सेल रिसेप्टर के सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम में आता है, तो वो एंजाइम यहाँ पे ख़राब है। तो क्योंकि वो एंजाइम ख़राब है, तो हमारा जो बी सेल रहता है उसका BCR से उसका प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाता। अब प्रॉपर सिग्नलिंग ना होने के कारण जो बी सेल है बोन मैरो के अंदर, वो प्रो बी से प्री बी स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बोन मैरो के अंदर का डेवलपमेंट ये दिखाया गया है, प्रो बी, फिर बी स्टेज आता है, फिर बी सेल बनता है। तो ये जो स्टेप है, ये क्योंकि यहाँ पे BT की एंजाइम ख़राब है, तो उसके कारण ये जो हमारे बी सेल है बोन मैरो के अंदर, प्रो बी से प्री बी स्टेज पे ही अरेस्ट हो जाते हैं, और जो बाद में वो बी लिम्फोसाइट बन के निकलते हैं बाहर, तो वो प्री बी स्टेज में ही रहते हैं, जिसके अंदर उनका हैवी चेन तो रीअरेंज हो गया होता है, लेकिन उनके लाइट चेन जो रहते हैं वो अभी भी जर्म लाइन कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं। अब इसके कारण वो सही से एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाते। अब ये इसके क्योंकि इनके अंदर सही से एंटीबॉडी नहीं बन रही है, और ये बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पीड़ित हो रहे हैं, तो इनका ट्रीटमेंट के लिए हमें ज़्यादातर हम इन्हें पैसिवली इन्हें एंटीबॉडीज़ का ये एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब बाहर से एंटीबॉडीज़ इन्हें चढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम कि बैक्टीरियल इनके इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए हम उन्हें एंटीबायोटिक्स के कि कांस्टेंट डोज पे रखते हैं, कि एंटीबॉडीज़ दिया जाता है उन्हें बार बार। तो इसके कारण ये दोनों का यूज़ करके हम जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है, वो अच्छा खासा नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी भी जी सकता है। जो दूसरी बीमारी है इसमें, वो है कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर और CVID।
अब ये बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की बीमारी आते हैं। अब ये अलग अलग बीमारी एक साथ क्यों रखा है, क्योंकि इनके अंदर कुछ चीज़ें सेम है, मतलब सिमिलर है। एक तो वही है पहला, क्योंकि ये बी सेल इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से ये सब बीमारियाँ हो रही हैं, और दूसरा क्या है, इनके अंदर रिकरेंट हमें इनसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने मिलता है। ठीक है, तो इसी कारणों की वजह से इन सब मतलब छोटे मतलब कि अलग अलग बीमारियों को एक साथ क्लब करके सीविड बोला गया है, जिसे कहते हैं कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अब ये ज़्यादातर बचपन में होता है, मतलब बच्चों को होता है, बचपन में होता है, लेकिन ये अक्सर ये मतलब अडल्ट लोग को भी होता है। तो जब ये बाद में जीवन में अडल्ट लाइफ में होता है किसी को, तो उसे हम कहते हैं लेट ऑनसेट हाइपोगैमाग्लोबिनेमिया। ठीक है, तो इस बीमारी में ज़्यादातर हमें जो श्वास प्रणाली या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका इन्फेक्शन ज़्यादा देखने मिलता है, और इसके अंदर मतलब कई सारे अनआइडेंटिफाइड जेनेटिक कॉज बताए जाते हैं पेशेंट्स के इस कंडीशन के कारण। लेकिन हमें ज़्यादातर जो बी सेल का क्वांटिटी या फिर बी सेल का जो तादाद रहता है इन पेशेंट के अंदर, वो ज़्यादातर हमें नॉर्मली दिखता है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि जो अंडरलाइन जो बीमारी है उनके अंदर, इन व्यक्तियों के अंदर, इन पेशेंट्स के अंदर, वो बी सेल के अंदर मेनली डिफेक्ट की वजह से ना होके, बल्कि किसी और कारण की वजह से जो बी सेल को सही से काम ना करने दे रहा हो, उस कारण से हो रहा है। जैसे हमने जो पहला बीमारी हमारे था हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, उसमें देखा था वहाँ पे टी सेल के अंदर डिफेक्ट था, जिसके कारण बी सेल सही से काम नहीं कर पा रहा था, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो बी सेल का बीमारी है। तो वही उसी प्रकार का कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉर्मल लेवल्स ऑफ नॉर्मल बी सेल हमें देखने मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बी सेल इम्यूनो डिफिशियंसी देखने मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ और चल रहा हो जो हमें अभी तक पूरी तरह से पता ना हो। अब ये जो बीमारी है इसके इनहेरिटेंस पैटर्न जो रहता है वो 3 टाइप का देता है। ये 3 टाइप से मतलब कि इनहेरिट होता है ये बीमारी। पहला है ऑटोसोमल रिसेसिव, दूसरा है ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, और तीसरा है स्पोराडिक पैटर्न। जो स्पोराडिक पैटर्न है वो ज़्यादातर हमें सबसे ज़्यादा देखने मिलता है इस बीमारी के लिए। जो तीसरी बीमारी है वो है सेलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी, और ये बहुत ही सबसे कॉमन, ये पूरे इम्यूनो डिफिशियंसी में सबसे कॉमन ये बीमारी है। दुनिया भर में करीब हर 700 में से 1 लोग को ये बीमारी होती है। इसमें जो पेशेंट आता है वो IgA को एंटीबॉडी छोड़ के बाकी सब एंटीबॉडी का नॉर्मल दिखाता है, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है। अब इसके कारण क्या होता है, इसमें मतलब कि जो पेशेंट जो पीड़ित आते हैं वो भी बहुत ही अलग अलग इसमें अलग अलग सिम्टम्स दिखाते हैं। कुछ पीड़ित जो रहते हैं वो उन्हें कुछ नहीं होता, वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, और ज़्यादातर अपनी लाइफ पूरी नॉर्मली जैसे जीते हैं बाकी लोग वैसे ही जीते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है। जबकि दूसरे पेशेंट्स आते हैं वो उन पर ये काफ़ी ज़्यादा असर करता है ये डिफिशियंसी, और वो उन्हें बार बार हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने मिलता है। और यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने मिलता है वो पर्टिकुलरली 2 जगह का ज़्यादा देखने मिलता है। पहला तो श्वास या रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन, और दूसरा जेनिटो यूरिनो ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। और ये दोनों जगह का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने मिलता है क्योंकि ये दोनों जगह ही हैं जहाँ पे IgA का सिक्रेशन ज़्यादातर होना चाहिए, क्योंकि IgA का मेन काम यहाँ ये दोनों जगह पे ही रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में। अब क्योंकि यहाँ पे IgA की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे ये दोनों जो जगह है वो इम्यूनिटी के मामले में थोड़े से वीक रह जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो पीड़ित आते हैं पेशेंट्स, वो काफ़ी अलग अलग इसका सिम्टम दिखाते हैं। तो जो 70% आते हैं वो असिम्टोमेटिक रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है, वो नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो बाकी के पेशेंट है उसके अंदर कहीं मतलब कि माइल्ड से लेके एकदम सीवियर तक हमें ये कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं। अब ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इतना ये हमें ऐसा क्यों हो रहा है कि 70% में कुछ नहीं देखने मिल रहा, बाकी लोगों में हमें अच्छी खासी तकलीफ़ें देखने मिलती है। तो ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक हाइपोथेसिस ये है कि जो लोग मतलब कि जिन्हों में जो 70% है उनमें IgA की कमी होने के बावजूद वो क्या करते हैं कि IgM को यूज़ करते हैं IgA की जगह पे। तो वो बेसिकली IgA को रिप्लेस कर रहे हैं IgM एंटीबॉडी से, और उसकी और अपनी इम्यूनिटी को मतलब कि बराबर रख रहे हैं।
तो इसके कारण वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ये सही है कि गलत है। अब ये जो इसमें IgA की डेफिशिएंसी होती क्यों है, तो बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे जो IgA एक्सप्रेसिंग बी सेल्स आते हैं वो सही से डिफ्रेंशिएशन में नहीं जा पाते, और डिफ्रेंशिएशन में नहीं जाने की वजह से वो कभी प्लाज्मा सेल तो सही से नहीं बन पाते, और प्लाज्मा सेल ही वो सेल्स है बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो क्योंकि वो कभी प्लाज्मा सेल सही से नहीं बने, तो इसलिए वो IgA एंटीबॉडी भी नहीं बना पाते, और जिसके कारण हमें IgA की डेफिशिएंसी देखने मिलती है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक था। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।